and a very warm welcome on Face to Face with Rashi. And आज I'm feeling truly honored. एक तो आज हम after almost a decade and five, almost 15 साल के बाद I came to All India Radio, and what a great opportunity. Some legends of the broadcasting world, and we have with us Dr. Anamika Srivastav. Ma'am, you're welcome on Face to Face with Rashi, and आपके millions and millions of listeners जो over the years आपको सुन रहे हैं, चाहे वो हमारा FM रेनबो हो, चाहे आपका प्राइमरी चैनल हो, ड्रामा हो, फीचर्स हो, everybody knows that, yeah, that's the brain behind that. That's the creative mind behind that. You're very warmly welcome on the show. Ma'am, let's start it with your academic qualification. You have done your PhD in political science, and now you are program executive and looking after drama and feature. तो मैम, क्या आपको ये पता था कि this is a combination like, या कहीं ना कहीं ये जेल कभी करेगा, या ये दो यूनिक पैरेलल स्ट्रीम्स चल रही थी और ये कभी मिलेंगी? थैंक यू वेरी मच राशि फॉर बीइंग विद अस. जब वो बच्चे जो आपके सामने ग्रो करते हैं, वो आपके साथ होते हैं, आपके बराबर होते हैं, तो इससे अच्छी कोई फीलिंग नहीं होती है. Right. और राशि, मुझे अपना बचपन, मैं बदायूं में पैदा हुई थी, मेरे फादर की पोस्टिंग वहाँ थी, तो मेरी बचपन की पढ़ाई बदायूं बरेली में हुई. और फ्रॉम माई चाइल्डहुड I was good in dramatics, I was good in speech, debates and all. और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में मैं पार्टिसिपेट करती थी, और मुझे नेशनल लेवल तक के अवार्ड अपने स्कूलिंग डेज में भी मिले थे. और उसके बाद मैं इलाहाबाद पढ़ने चली गई. इट वॉज ईयर 1981. That's lovely. So that's a great association with Allahabad, man. और हुआ ये था कि I was a science student, और मैंने बायो से किया था, लेकिन I was very young. I was just 15 years and 7 months old. तो मैं मेडिकल नहीं दे सकती थी. तो ये हुआ कि मैं मेरे फादर के बहुत क्लोज फ्रेंड थे शिवराज सिंह अंकल, और उनके बेटे राजीव गुप्ता, वो ऑलरेडी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट थे, और राजीव भैया हम लोगों के बड़े रोल मॉडल हुआ करते थे. और राजीव भैया मुझे बहुत प्यार भी करते थे. तो भैया ने मेरे फादर से कहा कि अरे अंकल, ये 19 साल में एमए कर लेगी, 1 साल तैयारी करेगी और 21 साल में आईएएस हो जाएगी, और मेडिकल की पढ़ाई में तो 8-10 साल लगते हैं. तो दैट वाज द रीज़न कि आई स्विच्ड ओवर. मैंने सोशल साइंसेस लिया. आई टुक इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, एंड दैट वाज द ईयर. और इलाहाबाद उन दिनों 80 के दशक में, और उससे पहले 70 के दशक में, 60 के दशक में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वॉज अ हब और रादर ए प्रोडक्शन फैक्ट्री फॉर आईएएस, है ना. तो हम लोग उसी दौर में, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और ख़ास करके हमारे सरोजनी नायडू छात्रावास में, वो सब जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे, हॉस्टल में एडमिशन ही 75% से अबव पे होता था. तो नेचुरली आपके आसपास जो है वो सब एक ब्रिलियंट क्राउड है. तो इनिशियली तो मैं बताऊं कि मैं चूँकि साइंस स्ट्रीम से सोशल साइंस में गई थी, तो यू विल नॉट बिलीव कि साइंस स्ट्रीम में आई वॉज अराउंड 80%. और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जब मेरे 59% के करीब मार्क्स आए, तो आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि मुझे आर्ट स्ट्रीम में पढ़ना ही नहीं आता था. मतलब किताब शुरू की, उसे लास्ट तक साइंस की तरह पढ़ना है, और मैं तो बड़े शॉर्ट आंसर लिखती थी. और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उन दिनों जो ट्रेंड था ना कि फिलिंग ऑफ द कॉपीज, हमारा तो एक रजिस्टर में वो भी पूरा नहीं भरता था. तो एनीवे, फर्स्ट ईयर वॉज वेरी शॉकिंग टू मी, लेकिन ग्रेजुअली आई हैव लर्न. फिर राजीव भैया ने मुझे बहुत हेल्प की. राजीव भैया पॉलिटिकल साइंस के 1984 बैच के टॉपर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के. एंड देन ही गॉट सेलेक्टेड इन आईएएस, और उन्हें गुजरात कैडर मिला. एंड फाइनली जस्ट फ्यू मंथ्स बैक ही रिटायर्ड एज एडिशनल चीफ सेक्रेटरी गुजरात. और ये जो केवड़िया का प्रोजेक्ट है, नर्मदा वैली प्रोजेक्ट, और कई इंटरनेशनल प्रोजेक्ट, ही इज़ अ रेनाउंड नेम. फिर जब इलाहाबाद गए, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में धीरे धीरे करके, जैसे कहते हैं ना कि आप एक छोटे शहर में, एवरीबडी न्यू मी कि अनामिका,
और जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गए तो आपके पास कोई पहचान नहीं होती है उस वक्त। तो जब हमने यूनिवर्सिटी हॉस्टल के कंपटीशन में भाग लेना शुरू किया, थोड़ा बहुत लिखना बोलना शुरू किया, तो धीरे धीरे लगा कि नहीं, आई कैन सर्वाइव एट दिस प्लेस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। तो मेरे लिए आज, उस वक्त शायद एहसास नहीं होता था, लेकिन यूनिवर्सिटी कंपटीशन में मैंने कविता लिखी थी और कविता पढ़ी थी, वो लिखी हुई कविता, आई वॉज इन BA फर्स्ट ईयर। तो मुझे वो पहला पुरस्कार महादेवी वर्मा जी के हाथ से मिला था। और डॉक्टर राजकुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, प्रोफेसर रघुवंश, प्रोफेसर बनवारी लाल शर्मा, हम स्वदेशी मूवमेंट में काफ़ी एक्टिव थे। तो और मैं बोलती अच्छा थी, भाषण और डिबेट्स में बहुत पार्टिसिपेट करती थी। विकास स्वरूप जो हमारे विदेश प्रवक्ता IFS, विकास स्वरूप एंड वन ऑफ माय बैचमेट राम सुभाग सिंह, प्रेजेंटली ही इज चीफ सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश, and another of my batchmate विश्वजीत प्रधान, he is a good actor and he is in Bombay। तो एक तरह से ना एक मतलब खुद को ये एहसास बना रहता था कि एक एहसास कमतरी लगता था, आपको ये लगता था कि वो सारे लोग जो आपके पास हैं वो आपसे कहीं बेहतर हैं और आपको उनके साथ कॉम्पीट करना है। मतलब कॉम्पीट जैसी चीज नहीं, क्योंकि they inspired। हमारी एक सीनियर कामिनी राजवंशी हुआ करती थी और वो यूपी बोर्ड की हाई स्कूल की टॉपर थी, इंटर की टॉपर थी। और जब मैंने एडमिशन लिया था तो उस समय वो इकोनॉमिक्स MA प्रीवियस में थी। शी वॉज सच ए वंडरफुल थिएटर आर्टिस्ट, सच ए वंडरफुल राइटर, सच ए वंडरफुल पोएटिस। वो इतनी खूबसूरत थी कि हमारे छात्रावास के बाहर लड़के रात को चिल्लाते थे, कामिनी राजवंशी को नींद क्यों नहीं आती। एक नाटक किया था उन्होंने, सुरेंद्र वर्मा का नाटक था, नींद रात भर क्यों नहीं आती। तो शी वॉज सच ए प्रिटी गर्ल। और वो मैथमेटिक्स, स्टैट्स और इकोनॉमिक्स से टॉपर थी। तो वो एक अलग कॉम्बिनेशन, अलग किस्म की जीनियस। हर फादर वॉज ए चीफ इंजीनियर इन ओबरा, लेकिन कहीं कोई वो वेरी हम्बल। और वो उमर खयाम की एक शायद 11-12 फुट की पेंटिंग बना रही थी जब हम हॉस्टल में गए थे, तो अपने कमरे में। तो हम लोग ये सोचते थे कि ईश्वर ने इन्हें क्या नहीं दिया है ना। देयर वाज ए गुंजन सुशील, पद्मजा अवस्थी हमारी सीनियर थी, जस्ट नाउ शी रिटायर्ड एज ए हाई कमिश्नर टू सूरीनाम। तो इस तरह के एक हमारी सीनियर थी शक्ति गुप्ता, वो ONGC में उन्होंने टॉप किया। तो लॉट ऑफ, मतलब हम लोग सराउंडेड बाय ऑल टॉपर्स and genius people. So that contributed towards a lot है ना। हमारे हॉस्टल की लाइब्रेरी में धर्मयोग, साप्ताहिक, ये दिनमान, इंडिया टुडे, इन सबके बंच हुआ करते थे। And realization of your creative instinct, when did you realize? I was very creative। मैं अखबारों में लिखती थी, अमृत प्रभात में, NIP में लिखती थी। और ग्रेजुएशन में ही मेरा सिलेक्शन आकाशवाणी इलाहाबाद में एज ड्रामा आर्टिस्ट हो गया था। रेडियो बहुत सुनते थे और न्यूज़ की आदत हमें अपने घर से बचपन से थी। मेरे फादर, रेडियो चलता रहता था। आज अगर मुझसे कोई कहता है कि आपकी हिंदी भी अच्छी है, अंग्रेजी भी अच्छी है, उर्दू भी अच्छी है, किसे क्रेडिट देंगे? तो मुझे ये लगता है कि ग्रेजुअली भाषा, चूंकि मेरे फादर की भाषा बहुत अच्छी थी, मेरे बाबा उर्दू अंग्रेजी सब चीज़ जानते थे, तो बाबा जब आते थे तो लिखते थे, पढ़ते थे, हमसे बात करते थे। और मुझे ये लगता है कि एक अच्छा प्रोनाउंसिएशन, एक अच्छा वॉइस कल्चर, मे बी वॉइस इज गॉड गिफ्टेड, पर वॉइस को आपको नर्चर करना पड़ता है और वॉइस को, मॉड्यूलेशन को आपको तैयार करना पड़ता है। तो हमारे घर में बचपन से हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू का समाचार लगातार चलता रहता था, वो हमारे कानों में पड़ता रहता था। तो शायद वो अनकॉन्शियस जो ब्रीडिंग थी वो बचपन से थी। और आई वॉज ए वेरी गुड डिबेटर, सभी लोग कहते थे मैं अच्छा बोलती थी। और बल्कि एक ना हमारे पड़ोस में दादी थी, तो कहती थी अरे नंदिनी, मेरी माँ का नाम नंदिनी है, तो कहती नंदिनी तुम्हारी बिटिया के पेट में दाढ़ी है। तो तब हमें ये बात समझ ही नहीं आती थी, बिकॉज मैं हमको तो अभी भी नहीं समझ में आई ना कि पेट में दाढ़ी का मतलब मैच्योर। You're listening to Dr. Nambika Srivastav, Program Executive, Drama and Feature, Akashvani Lucknow, and former Program Head, Akashvani Gorakhpur. I
आई वॉज वेरी Okay. यंग, वेरी स्मॉल, मैं बहुत दुबली पतली सी Ma'am, छोटी सी one लड़की। question comes out of it. जब एक person, so I got your first answer, like you were born with your creative instinct, एक आपको ambience जो मिला और एक inspirational जो आपको एक force मिला, motivating factor that helped you a lot in making you what you are today, right ma'am? Ma'am, जब एक बच्चा एक इंटेलेक्चुअल बच्चा होता है, उसका थॉट इंटेलेक्चुअल है, वो फिलोसॉफिकल भी है, फिलोसॉफी इज ऑल अबाउट द ट्रूथ ऑफ लाइफ, बट वो औरों से अलग है, दोस्ती करने में कितना मुश्किल हुआ, बोथ विद द बॉयज एंड द गर्ल्स? नहीं, मैं तुम्हें बताऊं राशि कि बचपन से लड़के मेरे ज्यादा दोस्त थे। हाँ, हाँ, तो लड़कियां शुड आई से सेम पिच? तो इलाहाबाद में भी चूंकि मेरे जो डिबेटिंग पार्टनर्स थे वो हमेशा लड़के होते थे। मैंने कहा ना, राम सुभग सिंह और हाँ, आपने बहुत विश्वजीत सारे नाम लिए, विकास, और एक नरेश मेहता सर हुआ करते थे, ही इज ए वेरी रिनाउंड इंटेलेक्चुअल राइटर, उनकी बेटी वान्या मेहता। तो अक्सर वान्या मेहता मेरे कंपटीशन में होती थी और बहुत सारे लोग थे, लेकिन डेफिनेटली क्योंकि हम लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स थे तो इंग्लिश मीडियम में लड़कियां कम होती थी और पॉलिटिकल साइंस में और इकोनॉमिक्स में लड़के ज्यादा होते थे। तो हिस्ट्री में तो लड़कियां थी, लेकिन नहीं मैम, वो तो एक रीजन है, हाँ। लेकिन आप ये मानते हो ना कहीं आपका एक Practical प्रैक्टिकल और level, हाँ। मैस्कुलिन एक हाँ, टेम्परामेंट है, बिल्कुल, लाइक बिल्कुल। you will take stands, हाँ। you will stand for justice, या you are brave. मैं अपनी डिसीजन मेकिंग शायद बहुत बचपन से आई वॉज डिसीजन मेकर फॉर माई सेल्फ बिकॉज आई वॉज द एल्डेस्ट चाइल्ड इन द फैमिली। तो मेरी डिसीजन मेकिंग बहुत बचपन से थी। और अगर आप डिसीजन मेकिंग को एक मैस्कुलिन आर्टिफैक्ट कहते हो या एक मैस्कुलिन टेंडेंसी कहते हो, तो यस, इट इज इन मी। Yes. और उसके बाद अगर So why, ma'am, one question that's coming little personal. कौन सा वो एलिमेंट था जो women से जेल करने में आपको हमेशा रोका? नहीं, विमेन से जेल करने में, क्योंकि ना अमूमन जो लड़कियों की बात होती है तो लड़कियों में जैसे ये सूट, ये साड़ी, Got है ना, कौन सा सूट लिया है, हम कहाँ चले जाएं, हम कहाँ बाल कटवा लें, हम कहाँ आईब्रोज, मेरे लिए तो ये सब चीज थी ही नहीं, है ना। Right. मैं एक बहुत मजेदार इलाहाबाद का इंसिडेंट बता रही हूँ कि एक मुझे ब्यूटी पार्लर की जरूरत सिर्फ अपने बाल ट्रिम कराने के लिए पड़ती थी। अदरवाइज मैंने कभी कोई मुझे आईब्रोज भी, क्योंकि मेरी नेचुरल आईब्रोज ठीक ठाक थी तो मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी, तो या मुझे लगता ही नहीं था कि मुझे कुछ और करना चाहिए। तो सिंस चाइल्डहुड एक काजल लगाना, छोटे थे तो एक ब्लैक कलर की बिंदी लगाते थे, और इलाहाबाद में जब बड़ा दिखने की कोशिश होती थी, हम लोग बहुत छोटे लगते थे बीए में, तो साड़ी पहनना सीनियर्स की तरह, किसी की साड़ी ले ली, किसी के ब्लाउज में सिलाई करके, फिर दोबारा जब गए तो माँ की साड़ियां ले गए और बड़ी सी बिंदी लगाते थे। तो दिस वाज द ओनली मेकअप विच वी हैड सिंस देन टिल नाउ। That is है so ना? wonderful. तो उसके बाद हम इलाहाबाद में कटरा में एक ब्यूटी पार्लर था, एक हम लोग की फ्रेंड थी, वो स्पोर्ट्स पर्सन थी, खेलती थी और वो पार्लर चलाती थी, और उसके वो कहीं खेलने गई हुई थी तो उसकी भाभी थी, तो मैं और मेरी फ्रेंड दोनों गए थे बाल ट्रिम कराने। तो वो मेरे करली बाल थे, वो बाल काटती रही, कभी वो इधर काटे कभी उधर, क्यों भाभी को बहुत ज्यादा आता नहीं था। हम लोग अपनी बातों में मशगूल से, बाय द टाइम जब मैंने शीशे में देखा तो मुझे लगा मेरे बालों का क्या हो गया। अब वो भाभी ने, वो डर गई कि ये तो मेरी ननद की फ्रेंड्स हैं, मेरा क्या होगा। तो उस वक्त बाल कटाने के शायद 10 रुपए या 5 रुपए लगा करते थे। तो उन्होंने कहा कि दीदी ऐसा है कि आप पैसा मत दीजिए। अब हम और सीमा ठहाका मार के हंसे कि भाई पैसा ना देने से बालों का क्या होगा। मैंने कहा अच्छा भाभी कैंची दीजिए, तो थोड़ा बहुत जो आगे से मैं अपने बाल खुद से ठीक कर पाई। तो मुझे लगता था अरे ये तो कर की खेती है, भाई ठीक हो जाएंगे। मतलब शायद मेरी जगह You were so cool about your. तो उसके बाद मैंने कहा नहीं भाभी कोई बात नहीं, आप पैसा ले लीजिए और मेरे बाल ठीक हो जाएंगे, 15-20 दिन में भी ठीक हो जाएंगे। तो लेकिन उन्होंने बाद में मुझसे कहा कि मैं तो इतना डर गई थी कि कोई किसी और के मैंने बाल खराब किए होते तो मुझे कितना चिल्लाता। तो मैं कभी भी कोई बाल कह दे छोटे कर लो बड़े कर लो, और मेरे बाल शोल्डर के थे, तो जब रैगिंग होती थी ना तो रैगिंग में लाल रिबन लगा के और चोटियां लगा के, ऐसी झूले वाली चोटी लाल रिबन की बनानी
पड़ती थी। तो बहुत बार चूंकि स्टेप्स में बाल कटे होते थे तो वो चुटिया बाहर निकल जाती थी और लाल रिबन यहाँ लगा रहता था, और हम लोग बिल्कुल जोकर बने हुए, वैसे इकोनॉमिक्स की क्लास बिल्कुल यूनिवर्सिटी के आखिरी एंड पे होती थी, तो पूरी यूनिवर्सिटी क्रॉस करते हुए हम 2 लड़कियां हॉस्टल से जाते थे, मैं और ममता शंकर। तो ममता शंकर इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में है, तो हम सब कार्टून बने हुए तित से बालों की चुटिया लिए हुए चले जाते थे। दैट वाज अ टाइम, है ना। लेकिन हम लोगों को उन चीजों का लड़के हंसते थे कि अच्छा सीनियर्स बहुत सताती हैं, पर हमें तो मस्ती थी कि हमें अपना पढ़ना लिखना। प्रोफेसर DK घोष, प्रोफेसर अमरेंद्र सिंह, इनके जैसे जीनियस लोग हमारे टीचर थे। प्रोफेसर, मेरे पास फिलॉसफी नहीं थी लेकिन हम प्रोफेसर संगमलाल पांडे की क्लास में कभी कभी फिलॉसफी पढ़ने बैठ जाते थे। मेरे पास इंग्लिश नहीं थी, हम कभी कभी इंग्लिश की क्लास में जाके बैठ जाते थे। तो वो जो एक था ना 3 इडियट का कि ज्ञान बट रहा है कहीं भी ले लो, तो सचमुच इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वो जो डेज थे ना कि ज्ञान बट रहा है कहीं भी ले लो। So I would say you're redefining the glory of the Oxford of the East, Yes, Allahabad definitely. University. और सचमुच उस वक्त ये एहसास नहीं था कि इट्स ए, क्योंकि मेरा एडमिशन आगरा यूनिवर्सिटी में भी हो गया था, BHU में भी हो गया था, दिल्ली में भी मेरा एडमिशन हो गया था, बट फाइनली कुछ सेशन लेट होने की वजह से और बिकॉज ऑफ राजीव भैया का जो प्रेशर था कि शी विल गो टू इलाहाबाद, तो मैं इलाहाबाद चली गई और मुझे लगता है शायद ये डेस्टिनी थी। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में MA पॉलिटिकल साइंस में मैंने किया, मेरी 3rd पोजीशन डिपार्टमेंट में थी। तो इट वाज समथिंग, मतलब एक लड़की जिसको ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में 59% मिला हो और MA तक आते आते उसको यूनिवर्सिटी में पोजीशन मिली। फिर लॉ में एडमिशन इसलिए ले लिया क्योंकि IAS करना था, और IAS में MA के बाद हॉस्टल खाली करना पड़ता, तो सारे लोग लॉ में एडमिशन ले लेते थे। तो उस वक्त ये था कि लॉ फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम, मैंने MA के सेशन लेट थे तो लॉ का एग्ज़ाम मैंने साथ दिया था, 2 महीने के डिफरेंस में। लॉ का 2nd ईयर इलाहाबाद में दिया था, और MA के बाद 89 में मुझे मित्रा प्रकाशन माया में जॉब मिल गई थी, और मेरे लिए जॉब करना एक कंपल्शन था बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर इन 84। तो MA के बाद फिर आई डिडंट टुक ए सिंगल पेनी फ्रॉम माई मदर। MA के बाद और उस दौरान BA के बाद फिर मेरा सिलेक्शन आकाशवाणी में युवाणी के कंपेयर के तौर पे हो गया था। मैं इलाहाबाद जाती थी, और राशि आज हम रेडियो में बैठे हैं और इस वक्त की बात कर रहे हैं, पर 80 के दशक में यू बिलीव मी कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल वापस आते आते जो मनमोहन पार्क का चौराहा था ना, वहां से, जहां से हिंदू हॉस्टल, लड़कियों के हार्ट बीट बढ़ी रहती थी कि कौन लड़का कब कमेंट कर देगा, एक दुबली पतली 25-26 किलो की लड़की रिक्शे पे बैठी हुई आ रही है डर के मारे, और पीछे से लड़के, और वो जो एक लंबरेटा टाइप का सड़ा सा स्कूटर नहीं होता था, उस पे लड़के बैठे बैठे, ये वही लड़की है जो रेडियो में बोलती है। तो दिस वाज that brings me to my next question. जैसे मैम आपने कहा कि कॉन्शियसनेस अपने को लेकर नहीं थी, ठीक है हम प्रेजेंटेबल हैं, इट्स ओके, बट लाइक इट्स हेयर, बढ़ जाएंगे, यू वर नॉट मेसी और फसी अबाउट द थिंग्स, एंड फिर आपको रेडियो मिला, एक अनसीन एंड अ वेरी एस्टैब्लिश्ड आइडेंटिटी। डेफिनेटली, क्योंकि ये वक्त आया है where radio is making its place and it entered social media, it has entered, in fact radio has entered video, it's true. मैम कहाँ तक आपको इसने बहुत फैसिलिटेट किया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत अच्छा दिखना चाहते हैं और रेडियो भी हम करना चाहते हैं, लेकिन भाई मैच नहीं कर रहा है क्योंकि हम दिख तो नहीं रहे, लेकिन आपके साथ इट वाज लाइक एन आइसिंग ऑन द केक। राशि, मैं बहुत मज़ेदार बात तुमको बताऊं कि जैसे मैं बहुत अर्ली एज में रेडियो में आ गई थी। आई वॉज जस्ट 16.5 जब मेरा रेडियो में नाटक के लिए सिलेक्शन हो गया था, और उसके बाद 84 में मैं युवाणी करने लगी थी, तो मुझे एक रेडियो से आइडेंटिटी तो मिलने ही लगी थी। और उसके बाद क्या हुआ कि इलाहाबाद में 88 या 89 में आकाशवाणी की वैकेंसी आई थी, और यकीन मानो, बिलीव मी, कि हम लोग हॉस्टल में इकट्ठे फॉर्म आते थे नौकरी के लिए, अच्छा ये भरना है,
आकाशवाणी का जो नौकरी आज मैं कर रही हूँ उसका सिलेक्शन और उसका एग्ज़ाम की मुझे याद भी नहीं थी। जब इंटरव्यू का लेटर आया तो ये हुआ कि अच्छा आकाशवाणी का एक हुआ है, और इनफैक्ट मेरा जो पहला लेटर आया था सिलेक्शन का तो मैंने ज्वाइन नहीं किया था। मेरा सेकंड लेटर जो रिमाइंडर आया, तो चूँकि हमारे यहाँ हॉस्टल में डाक वार्डन के पास आती थी, तो हमारी वार्डन रंजना कक्कड़ थी, तो उस पर रिमाइंडर लिखा हुआ था और आईबी मिनिस्ट्री का वो था। तो शी हैज़ कॉल्ड मी और उन्होंने लेटर खुलवाया, देखा, तो बोले बेटा तुम क्यों नहीं ज्वाइन कर रही हो? तो आई सेड कि मैम फिर हम IAS नहीं दे पाएंगे, हमें ये नौकरी ज्वाइन करने का मन नहीं है। तो उन्होंने मुझे समझाया, क्योंकि उस वक्त तक रिजर्वेशन के इश्यूज आ चुके थे। शी सेड कि एक जनरल कैंडिडेट को नौकरी मिलना इतना आसान नहीं है, और जाओ बेटा तुम ज्वाइन कर लो। तो वो रिमाइंडर लेटर लेके फिर मैं डिपार्टमेंट गई। मेरी पोस्टिंग में 2 चॉइस थी, लखनऊ और इलाहाबाद। Then I came to Lucknow. How many years of your service so far, ma'am? Now? 31 years. 31 years. And a 31 beautiful- years in the regular service, and around 7 years as a casual. A huge time period as an experience. So this is so wonderful. Right. Ma'am, आपको interests, what are your areas of interest? ठीक है, you are looking after drama, looking after feature. But we have music, we have this entertainment radio, that is our FM. राशि, you know my career journey very well. मैं आकाशवाणी में आई थी तो जस्ट सिर्फ एक नौकरी करने आई थी। मैंने ये नहीं सोचा था। मेरी बैकग्राउंड साइंस की थी, मेरी बैकग्राउंड लॉ की थी, मेरी बैकग्राउंड सोशल साइंसेस की थी। तो शायद मुझे ये लगता है कि ईश्वर मुझे एक डेस्टिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा था। क्योंकि वाइल आई वॉज परफॉर्मिंग इन ऑल इंडिया रेडियो, मैंने लोक संगीत देखा। मैं आकाशवाणी में जब आई तो 94 में आई वॉज गिवन अ प्रोग्राम ऑफ अवधि, घर आंगन, है ना। मैंने तो गाँव कभी नहीं। हाँ, अरे बहनी का कहीं अन्नू दीदी का जय हिंद सुन ले तो वहीं गाँव में 50 लोग इकट्ठा हुए जाए। अवधि तो हम बहुत अच्छी बोले थे। फिर मैंने अवधि लोक धरोहर एक किताब लिखी, अवधि के गानों पे मैंने 30 एपिसोड का एक सीरियल बनाया। अवधि का कार्यक्रम मैंने सालों किया है अन्नू दीदी के नाम से। आज भी अगर मैं गांव में चली जाती हूँ तो रेडियो के जो रियल लिसनर हैं, जो ट्रू लिसनर हैं, दे लिव इन विलेजेस। और जो तुमने कहा ना ड्रेसिंग और रेडियो एक वॉइस, 94-95 की बात है। उन दिनों में जीन्स पे लंबा कुर्ता खादी का पहना करती थी और घर आंगन प्रोग्राम करके मैं स्टूडियो से, लखनऊ स्टूडियो में बाहर निकल रही थी। तो रायबरेली के पास एक तिलोई गांव है, वहाँ के ब्लॉक प्रमुख के साथ 10-12 महिलाएं आई थी और वो अन्नू दीदी से मिलने आई थी। तो एज ए यंग गर्ल मैं स्टूडियो से टेप लेकर बाहर निकल रही थी। तो वो जो तिलोई के ब्लॉक प्रमुख थे विजय जायसवाल, शी सेड यह है अन्नू दीदी। तो वो जो गांव की महिलाएं थी वो नीचे से ऊपर तक मुझे ये देख रही थी कि मतलब हाउ कैन शी बी अन्नू दीदी, क्योंकि उनका जो एक आवाज से विजुअलाइजेशन था वो उनके दिमाग में था कि कोई एक मैच्योर लेडी है जो सीधा पल्ला पहन के, उसकी मांग सिंदूर से भरी होगी, बड़ी सी बिंदी लगाई होगी, और वो जो घर आंगन, जैसे हम कहते हैं, मैं 1 सेकंड में तुम्हें वो एक ट्रेलर दूंगी। घर आंगन सुनने वाली सब श्रोता पंचन का अन्नू दीदी का जैन। और बहनी देखो, हम सब जानते हैं कि तुम सब बहुत काम कर रहे हो, बारिश का दिन है, घरों में पानी आ जाए, अनाज का वो बचा के रखे के पड़ी। तो भाई देखो, एक बड़ा सा मंगाओ मोट चदरा, और चाहे कोई सामियाना वाला मंगवाई लो, और चाहे पन्नी ले लो, वही का ढाक लियो, अनाज ढाक के रखे, और वही के साथ साथ अपने लड़का बच्चा का जरूर गंदा पानी से बचाए के धरियो। तो अब जब आप इस तरह की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं, उनके अनाज की, तो वो जो कनेक्ट होता है, तो उनको, मैंने राशि कभी गांव देखा नहीं था। तो मेरे घर में जो एक मेरी हेल्पर आती थी मिथिलेश, तो मैं उनको बिठा के और पेन कॉपी लेके अवधि में जो उनके एक्सप्रेशंस होते हैं उनको मैं लिखा करती थी कि हाउ शी स्पीक्स इन द विलेज। आई वाज ए थ्रू एंड थ्रू इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट जिसने गांव देखा ही नहीं। राइट, सो दैट मीन्स एक सबसे बड़ी चीज यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी आई है कि लर्निंग इज अ प्रोसेस एंड इट शुड नेवर स्टॉप।
It is a never-ending process. Ma'am, it's lovely talking to you. And we are coming to the close of the program, but I have two important questions to ask you. You're listening to Dr. Nambika Srivastav, Program Executive, Drama and Feature, Akashvani, Lucknow, and former Program Head, Akashvani, Gorakhpur. एक वुमन की लाइफ का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तब होता है when she gets married, right? So tell us something about Sir and how he helped you in reaching out to your goals. Because before marriage, a father is a very strong force who fights against the whole society to get you where you are. Mothers too, but father का एक बहुत ही strong role होता है, especially for the girls who are able to do something like they're pillars, they're strong force behind. And कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं मैम, और तमाम लोग ये मानते हैं कि एक मैरिड वुमन के पीछे जब वो एक अचीव करती है अपनी मतलब एक डेस्टिनेशन तक अपने पहुंचती है, एक ड्रीम को वो अचीव करती है, लाइफ पार्टनर का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट है. बिल्कुल. मैं बताऊं कि राशि, अगर इनिशियली बिगनिंग से मैं बताऊं, मेरे फादर का बहुत सपोर्ट था. और इलाहाबाद में जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी तो एज ए होस्टलर आई हैव ए जनरल परमिशन. मेरे फादर ने कहा कि नहीं, बार बार मुझसे मत पूछा करो कि तुम्हें कहाँ जाना है, मुझे डिबेट्स के लिए, प्रोग्राम्स के लिए. मैम, आई वुड लाइक टू स्टॉप हियर नाउ. दिस इज फॉर ऑल द फादर्स. वो सारे पिता जो है प्रोग्राम सुन रहे हैं, अपने बच्चे पर ट्रस्ट रख के उन्हें डिसीजन मेकिंग का पावर दीजिए. यस मैम. ये बहुत अच्छा सा एक था कि मुझे ये डर नहीं लगता था, और दरअसल सच कहो तो ज्यादा डर लगता था, क्योंकि जब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कहाँ जाना है, किसके साथ, क्योंकि मेरे डिबेटिंग पार्टनर सब लड़के होते थे. जब मैं किसी ड्रामा में जा रही होती थी, हम स्वदेशी मूवमेंट में गए तो शायद 2-3 लड़कियां थी, बाकी सब लड़के थे. प्रोफेसर बनवारी लाल, हम मधु दंडवते साहब के घर रुके थे. तो इट वॉज ऑल मोर और लेस ए मेंस एंड मेंस वर्ल्ड. मैंने इलाहाबाद में मित्र प्रकाशन में, माया मैगजीन में काम किया. आई वॉज द ओनली गर्ल वर्किंग इन दैट मेंस ऑफिस. ओके, है ना. तो ये सारी चीजें, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगता था, और मुझे ये पता था कि मेरी लिमिट्स क्या हैं. अगर कोई मुझसे कहे कि रात को 9 बजे आप मिल सकती हैं, नो, डेफिनेटली नो. क्योंकि मुझे ये पता है कि बीइंग ए वुमेन मुझे कहाँ जाना है, किससे बात करनी है और कब बात करनी है. You were clear about your thoughts. Yes. You were clear about your approach, and you never hesitated in saying no. And yes also when you stood for the justice. From very childhood, कि जब मुझसे कहते थे कि लड़की तेज है, यस मैं तेज हूँ, लेकिन मैं गलत नहीं. मैं आपकी हर बात को सिर झुका के नहीं मान लूंगी. And when I got married in 92, my husband was a great support to me, और it was up to that extent कि शादी के बाद नॉर्मली मेरे हस्बैंड मुझे कभी ऑफिस लेने या छोड़ने नहीं आए. तो उसको लेके आकाशवाणी जैसा एक मीडिया का इंस्टीट्यूट, मैं इसलिए, चूंकि यू आर टॉकिंग फॉर योर स्टूडेंट्स एंड फॉर मीडिया स्टूडेंट्स एंड द वुमेन हु आर वर्किंग इन द मीडिया, तो मैं शादी के बाद भी, जैसे मैं अभी दिख रही हूँ, तो मैं तब भी सिंदूर तीज त्योहार पे लगाती थी, या बहुत ज्यादा सजना धजना नहीं होता था. मैं इट वाज अ वेरी वेरी प्रोफेशनल आउटलुक. तो मैं मोस्टली जीन्स और लंबा कुर्ता पहन के खादी का ऑफिस आती थी. तो एक बार मेरी शादी के 7-8 महीने के बाद मेरे हस्बैंड का फ्रैक्चर हो गया. तो आई हैव आस्क्ड वन ऑफ माय असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर, आई हैव गिवन एन एप्लीकेशन फॉर ACL कि सर मेरे हस्बैंड का फ्रैक्चर हो गया है और मुझे जाना है. तो ही सेड कि यू आर मैरिड, आई डोंट नो, यू डोंट पुट ऑन वर्मिलियन, यू डोंट पुट ऑन साड़ी, दिस इज अ फैक्ट. तो उसके बाद मैं सोचो, आई वॉज जस्ट ए 24-year-old गर्ल. तो मैं अमेज्ड हो गई, क्योंकि एक तो टेंशन के हस्बैंड का फ्रैक्चर हो गया है, मुझे ट्रेन पकड़नी है और बहुत सारी चीजें. तो उसके बाद उन्होंने फिर थोड़े से अब्यूज
अब्यूसिव किस्म के वर्ड मेरी मैरिज को लेके कहे, क्योंकि मेरी शादी को 7-8 महीने हो चुके थे और मेरे हस्बैंड कभी मेरे ऑफिस नहीं आए थे। But why would he come? हाँ, Any कोई reason professional नहीं था। person Yes. will तो not. कभी कोई बात होती थी तो आई यूज टू से, तो मेरे हस्बैंड कहते थे कि तुम कोई घूंघट ओढ़े हुए महिला नहीं हो, तुम अपनी बात खुद कह सकती हो, तो यू डू इट। तो आई एम जस्ट कोटिंग हाउ ही वाज सपोर्टिंग टू माय इंडिपेंडेंस। तो when And ma'am, what profession is in, sir? he is a journalist, he is a senior editor, he has 40 years of journalistic experience, he is group editor for Dainik Jagran, he was group editor for iNext. So my husband is Dinesh, and he is having a very long career in journalism. लेकिन मैं राशि उस बात को पूरा कर दूं कि जब वो असिस्टेंट स्टेशन डायरेक्टर ने कहा कि आप साड़ी नहीं पहनती, आप सिंदूर नहीं लगाती, तो मेरा जवाब था, सर, इज आकाशवाणी हैज गिवन एनी ड्रेस कोड फॉर ए मैरिड वुमन? Very wonderful. विद द टेंशन। Very wonderful. तो जब Very उसके wonderful. बाद उन्होंने जो मुझसे थोड़ी सी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की, मैंने अपनी कैजुअल लीव की एप्लीकेशन उनकी टेबल पे छोड़ी एंड आई सेड, सर, जस्ट नाउ नोबडी कैरीज द मैरिज कार्ड विद देमसेल्व्स, है ना, जस्ट नाउ कैन यू प्रूव दैट वुमन हु इज लिविंग विद यू इज योर वाइफ? हम शादी का सर्टिफिकेट लेके नहीं घूमते, Very true. है ना। फिर उस दिन मैं एप्लीकेशन देके और अपने हस्बैंड के पास चली गई और आई वॉज ऑन लीव फॉर सम टाइम, बट व्हेन माय हस्बैंड प्लास्टर was get over, he came to my office and he talked to the station director, who was Mr. Ramdhan Iran here, and then he called that assistant station director, I don't name him, but he was so badly scolded by the station director कि how can you ask about the personal credentials of a women employee? Absolutely. So when we talk these about are the things कि from very beginning you have to make your stand कि Very clear. you are a independent woman and you should know what are your limits and you should not ask any privilege for being a woman. Absolutely, that was I was about to say, मैम, कि जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और जब हम एक वुमेन के चैलेंजेस की बात करते हैं, किसी भी वर्किंग पर्सन के हम चैलेंजेस की बात करते हैं, ऑफकोर्स हम यहाँ पे वुमेन की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें ऐसे तो नहीं समझ में आती है मैम, बट ये चैलेंजेस बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं हमारे राशि। एक चीज़ मैं और तुम्हें बताऊं कि वुमेन एम्पावरमेंट हम कैसे फील कर सकते हैं। मेरे फादर की डेथ हो चुकी थी और मेरा यूजीसी का नेट जेआरएफ का स्कॉलरशिप का फॉर्म था, उसमें मैंने अपनी मदर का नाम लिखा गार्जियन की जगह। तो वो जो यूनिवर्सिटी का क्लर्क था कि ये फादर का नाम लिखिए, तो मैंने कहा मेरे फादर नहीं है, मेरी गार्जियन अब मेरी मदर है, शी इज अलाइव। तो उन्होंने कहा ये फॉर्म नहीं जा पाएगा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, और मैं उस फॉर्म को वैसे ही छोड़ाई थी, इसलिए कि मेरी गार्जियन जो मेरी माँ जीवित है उसका अधिकार मैं ना दूं उसको, और मेरे पिता तो अब मेरी केयर करने नहीं आ रहे हैं। ऑफ कोर्स देयर इज अ रेस्पेक्ट, बट दिस कॉलम इज फॉर गार्जियन। उस वक्त तो मैं बहुत छोटी थी। So ma'am, you have a very strong sense of justice and I can feel तो और that मैं आज की डेट में आई एम प्राउड ऑफ कि मेरा यूजीसी नेट जेआरएफ का जो सिलेक्शन का सर्टिफिकेट है वो मेरी माँ के नाम से है। तो दीज आर द थिंग्स कि मैंने कभी किसी को कहा नहीं, ना मैंने कभी कोई झंडा उठाया फॉर विमेन इमेंसिपेशन, बट दीज आर द डीड्स विच कैरीज माई पाथ, right. है ना। और उसके बाद जब ये सारी चीजें हुई, बट एट द सेकेंड टाइम फॉर ऑल माई 35 years ऑफ करियर इन मीडिया, वेदर इट इज प्रिंट मीडिया, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जब मैं प्रिंट मीडिया में काम कर रही थी उस वक्त अयोध्या का मसला, इलाहाबाद में कर्फ्यू लगा था, जब मैं मित्र प्रकाशन में काम कर रही थी, मैंने कभी नहीं कहा, मैं कर्फ्यू की सड़कों पे एज ए रिपोर्टर जाके मैंने रिपोर्टिंग की है, मैं अयोध्या गई, मैंने
आकाशवाणी की नौकरी में मैंने कभी नहीं कहा कि मैं ओबी नहीं करूंगी, मैं गांव में नहीं जाऊंगी, मैं प्रधानमंत्री के कवरेज में नहीं जाऊंगी। मैंने कभी भी नहीं कहा इस बात को, बिकॉज जब मुझे एक पुरुष के बराबर सैलरी मिलती है तो वो काम जो पुरुष कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ। Right. Ma'am, work is worship, and you have lived that spirit, and that is so important. It was lovely talking to you. राशि, बुलंदियों पे पहुंचना आसान होता है, लेकिन बुलंदियों पे टिके रहना मुश्किल होता है। वो बेस्ट मोमेंट था जब 2010 में मुझे यूनिसेफ का इंटरनेशनल अवार्ड न्यूयॉर्क में मिल रहा था, यूनाइटेड नेशंस में। और जब यूनाइटेड नेशंस के कम्युनिकेशन चीफ रॉबर्ट कैसिडी ने उस मंच पे मुझसे कहा कि यंग लेडी, आई कैन फील यू कैन कैरी आउट द बर्डन ऑफ टेकिंग केयर इन होल साउथ एशिया। आई वॉज रिप्रेजेंटिंग साउथ एशिया। और रॉस्को ऑर्मन जिसने मुझे अवार्ड दिया, हॉलीवुड के एक्टर ने, तो और इंडियन वैल्यूज़, इंडियन पैथोस, मैं साड़ी पहन के गई थी उस रात होटल के कमरे से और यूनाइटेड नेशंस के ऑफिस तक और उस होटल तक जहाँ प्रोग्राम था। शायद 1000 से ज़्यादा लोगों ने मुझे उस बेंगलोरी सिल्क की साड़ी में क्लिक किया होगा। तो मेरे लिए वो इतने प्राउड मोमेंट थे कि बीइंग ए विमेन, हिंदुस्तान क्या है, हमारा भारत क्या है और भारत की सभ्यता क्या है। मेरे लिए मॉडर्निटी कभी कपड़े नहीं थी, मेरे लिए मॉडर्निटी कभी छोटे कपड़े नहीं थी, मेरे लिए आधुनिकता कभी अंग्रेजी बोलना नहीं थी। मैं अवधि में भोजपुरी में मैंने 4 साल गोरखपुर में काम किया, एज प्रोग्राम हेड काम किया और भोजपुरी के गांव में जाके मैं लोगों से, मैं भोजपुरी भी आज आई एम प्राउड ऑफ दिस थिंग कि शायद मीडिया में रहने के कारण अवधि, भोजपुरी, ब्रज क्षेत्र में मैं पैदा ही हुई। तो उर्दू प्रोग्राम मैंने आकाशवाणी में बहुत समय देखा। और ये जो एक वर्सेटाइल चैलेंजेस मिले समय समय पे, क्योंकि जब कोई स्टेशन डायरेक्टर कभी नाराज होता था तो वो एक प्रोग्राम वो देता था जो मुझे नहीं आता था, है ना। तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि शायद वो एक हर नई चीज को सीखने की प्रक्रिया होती है और वो जो अनुभव है वो आपको एनरिच करता है। जब दिव्यांगों के लिए एक एडिशनल डीजी थे और वो आकाशवाणी लखनऊ के स्टेशन डायरेक्टर भी रह गए, तो वो किसी पर्सनल इशू पे नाराज़ हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि आप विकलांगों का और बूढ़ों का कार्यक्रम देखिए। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो जो दिव्यांगों का और बूढ़ों का कार्यक्रम था वो इतना अनएक्सप्लोर्ड क्षेत्र था जिसमें रेडियो के माध्यम से एक ज़बरदस्त बदलाव की ज़रूरत थी। और यू बिलीव मी राशि कि दिव्यांगों का कार्यक्रम देखते हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी दिव्यांग विभाग मिस्टर VN गर्ग ने मुझे खुद फ़ोन करके बुलाया था एंड आई वॉज द फर्स्ट मीडिया पर्सन टू रिसीव एन अवार्ड वर्किंग फॉर मीडिया एंड वर्किंग फॉर दिव्यांग। वंडरफुल मैम। तो ये जो चैलेंजेस होते हैं, आप कभी मत सोचो कि आपके रास्ते में वो आपको बने बनाए पाथ मिलेंगे। आप ये सोचो कि किसी ने कहा है कि इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से चले जाओ, तो आप ये यकीन जानो कि आप एक नई सड़क बना के एक नए डेस्टिनेशन पे। एब्सोल्युटली, दैट इज सो वंडरफुल। मैम, कुछ मेरे क्वेश्चंस हैं बट टाइम इज रनिंग आउट, लेकिन तब भी हम आपसे पूछेंगे जल्दी। मैम, योर फेवरेट एक्टर? फीमेल और मेल? दोनों बता दीजिए। मेल अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना। दैट इज वंडरफुल, है ना। और फीमेल वहीदा रहमान। और अगर सेकंड चॉइस तो मधुबाला। हाउ आप अपने आप को एज एन एक्टर कैसे देखती हैं? आर यू गुड एक्टर? यस। थोड़ा सा एक्ट कर दीजिए। मैं खुद क्या एक्ट करूं। बचपन में मैं क्लास 5th में पढ़ती थी और एक नाटक करना था और मैं एक मॉडर्न बहू बनी थी। और उस मॉडर्न बहू में मुझे याद है कि हाई हील की सैंडल के नीचे भी कुछ लगाया गया था और मुझे लंबा बनाया गया था। और 70 के दशक में एक लंबी सी फ्रिल वाली मैक्सी हुआ करती थी और जो मेरी सास बनी थी वो 12th की स्टूडेंट थी। मैं नई बहू बनी थी चश्मा वश्मा लगा के, और उसके डायलॉग मुझे आज भी याद हैं। ए बहू,
तेरा बेटा कितनी रोटियां खाता है। इस तरह की मैं मॉडर्न बहू बनी। Okay, that's lovely. Ma'am, your favorite color? White and pink, and third is black. Okay, your favorite song? मुझे Or favorite singer? गीता दत्त। And the song? मेरा नाम चिंग चिंग चुम, चिंग चिंग चुम बाबा चिंग चिंग चुम, रात चांदनी में और तू, हेलो मिस्टर हाउ डू यू डू बाबा। मुझे गीता दत्त के सारे गाने पूरे पूरे याद हैं। और अंत्याक्षरी मुझे 8th 9th से लगभग 500 गाने याद थे। और उस दौर में मैं रेडियो से सुन सुन के गाने लिखा करती थी। मेरे डायरी में 500 से ज़्यादा गाने थे और मैं अंत्याक्षरी में कभी हारती नहीं थी। और Are you a pet lover, ma'am? नो, मैं खुद नहीं पालती, कोई दूसरा पाले तो आई कैन appreciate. I'm sorry, ma'am, I interrupted you. You were saying something for Antakshari. You're very good at that. Yes, but the और question came. कंपटीशन ये रहता था कि मैं किसकी साइड रहूंगी। और जब हम छात्रावास में थे तो जैसे ही बिजली जाती थी, क्योंकि तब इन्वर्टर का जमाना नहीं था, जैसे ही रात को बिजली गई, सरोजनी नायडू हॉस्टल में बीच में कमल का पॉन्ड था, तो हम सब लड़कियां अपना बोंगो और माउथ ऑर्गन और ये सब लेके आके 2-2 ढाई घंटा रात के 2 बजे तक बिजली ना आए तो गाते गाते हमारा समय बीत जाता था। You're listening to Dr. Nambika Srivastav, Program Executive, Drama and Feature, Akashvani Lucknow, and former Program Head, Akashvani Gorakhpur. And one last question. If the time machine takes you to a moment, what that moment would be? मैं किसी वर्ल्ड फोरम पे हिंदुस्तान के, अपने भारत के उस गांव को, उस आखिरी पर्सन को और उसके अच्छे और बुरे दोनों पक्षों को, क्योंकि आप बुरा उसको कह सकते हैं कि उसके पास गरीबी है, उसके पास गुर्बत है, लेकिन मैंने जितने दिनों और अब भी गांव को जितना देखा है, समझा है ना। एक बहुत छोटा सा गीत है राशि, जब मैं लोक धरोहर पे काम कर रही थी, मैंने 1.5 साल का एक रिसर्च वर्क किया, राम की छठी का गीत है। छापक पेड़ छिउलिया पतवन गहवर हो, तही तरे ठाड़ी हरिनिया हरिन वाके तहिते बिसूरत हो। इस गीत में हिरनी जो है वो रो रही है और उसका दुख ये है कि हिरन जो है उसका, उसको मार दिया जाएगा और उसका मांस राजा खा लेंगे और उसके हिरन की खाल की खंजड़ी बन जाएगी और उससे राम खेलेंगे। तो उससे जब पूछा जा रहा है तो चरते चरत हरिनवा के पूछते हरिनवा के पूछते काहे के बेसूरत हो, हरनी तुम क्यों रो रही हो। मैंने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ, जो मेरे हिरने की जो खाल है मुझे वो ही दे दे तो मैं उससे खुश हो जाऊंगी। तो ये जो हमारे लोकल सेंटिमेंट्स हैं। एक बहुत खूबसूरत गीत है, शादी ब्याह जब शुरू होता है तो पहला गीत होता है वर खुजाई गीत। तो कितना विज्ञान है हमारे उस गांव में, हमारी उस परंपरा में कि महलों में लाडू ने केस सुखाए, सुखर वर ढूंढो बाबा नवल वर ढूंढो। अब आज के उस विज्ञान के युग में जब सैनिटरी पैड बहुत कॉमन चीज हो गई है, कोई आदमी सामने मांग लेता है, लेकिन आज से बरसों बरस लड़की का मेंसुरेशन इतनी कॉमन चीज नहीं होती थी। तो एक गाने के माध्यम से माँ घर के बड़ों को कह रही है कि महलों में लाडो ने केस सुखाए, मतलब पीरियड्स के बाद जब लड़की पहली बार सिद्ध होती है तो अब वो बड़ी हो गई है, उसके लिए वर ढूंढो। कितना खूबसूरत एक्सप्रेशन है। तो हम भारत की परंपराओं को, भारत को एक अंतरराष्ट्रीय फलक पे, जहाँ एक राजा का बेटा, जहाँ राम
लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न वशिष्ठ के और विश्वामित्र के गुरुकुल में जाके पढ़ते हैं, जहाँ कृष्ण और सुदामा संदीपन गुरु के आश्रम में जाके पढ़ते हैं, जहाँ ऊंचे नीचे का कोई भेद नहीं है। तो अगर एक ऐसे भारत की संकल्पना हो जहाँ अपाला है, जहाँ गार्गी है, जहाँ मैत्रेयी है, जो भी किसी पुरुष ऋषि से बराबर का शास्त्रार्थ कर सकती है। That's fantastic, तो ma'am. ये मेरी टाइम मशीन Ma'am की वापसी होगी। is speaking to you. It was like living an enriching time phase. You're so knowledgeable. Hats off to your knowledge, your intellect, your such strong oral story communication. And I'm sure, like कहते हैं ना कि लाइब्रेरी में जाके कितनी किताबें पढ़िएगा, किसी सच्चे इंटेलेक्चुअल इंसान के साथ अगर आपको बैठने का मौका मिल जाए, सो यू विल एक्सप्लोर दोज 100 बुक्स इन द लाइब्रेरी, जो शायद आप कभी ड्रीम्स में पूरी कर पाए पढ़ने का या कल्पना करें। मैम, थैंक यू सो वेरी मच Rashi, my for blessings to thank you so as a much. broadcaster. Thank You you. touch the sky. Thank That's you, my ma'am. blessings to Ma'am, you. but I would say to my audience, she's fearless, she's dynamic, she's bold. She's got a strong sense for justice, love for integrity, and the authenticity in her work. आपने लाइफ में डिसीजंस लिए हैं, बोल्ड डिसीजंस लिए हैं, और चूंकि सच्चे मन और सच्चे इंटेंट से लिए हैं, तो वो राइट डिसीजंस ने आपको आज इस मकाम पर मैम पहुंचाया है कि आप एक इंस्पिरेशन है इस जनरेशन के लिए। Thank Ma'am, you very thank you so much. Thank you very Truly an honor to speak to you. Thank And you. thank you for being on Face to Face with Rashi, Dr. Anamika Srivastava. Thank you. Thank you. Love you.